गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण सारणी। देखिएगा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कब कब आए और कौन कौन सी डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कौन सी डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रोग्राम आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जैसे ही ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और अपने इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम आए थे, उस प्रोग्राम के बाद में डिजीज़ के अकॉर्डिंग एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तैयार किया गया और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही जो टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन है किया जाता है। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सबसे पहले है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च बाय WHO in 1974 and in India ने कब घोषित किया था? 1978। देखिएगा कि बहुत सारे प्रोग्राम आए, जिसके अंदर फर्स्ट जो प्रोग्राम की बात करें तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जैसे ग्लोबल से मालूम पड़ रहा है कि ये पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा संसार के जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो वाला प्रोग्राम है। तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड कब लागू हुआ था? वो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कब लागू किया था? 1974 के अंदर। और इंडिया के अंदर कब लागू हुआ था? इंडिया के अंदर हुआ था 1978। तो दोनों ही कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? नॉन एज expanded program of immunization। इसको किस नाम से जानते हैं? EPI के नाम से जानते हैं। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO ने कब घोषित किया था? वो किया था 1974। और इंडिया के अंदर कब घोषित हुआ? वो है 1978 के अंदर, ठीक है। और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI, ठीक है ना। अब ये जो EPI है वो किसके लिए आया? या टू प्रोटेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन, ऑल प्रोटेक्ट, जो चिल्ड्रन हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसमें जैसे कि 6 किलर डिजीज है, टू प्रिवेंट द 6 किलर डिजीज, टू प्रोटेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम
6 किलर डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जो एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो क्या काम करता है, टू प्रोटेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन, जिसके अंदर सभी चिल्ड्रनों को काउंट किया गया है फ्रॉम द, किससे प्रोटेक्ट करना है, 6 किलर डिजीज। 6 किलर डिजीज के अंदर के कौन कौन सी डिजीज रहेगी, सबसे पहले रहेगा डीपीटी और एमपीटी। देखिएगा डीपीटी का मतलब क्या हुआ, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, है ना। तो ये कितना हो गया, 1, 2 और 3। और एम का होता मिजल्स, पोलियो और टीबी। ये हो गया 4, 5 और 6। तो ये है 6 किलर डिजीज। इन 6 किलर डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन या ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया, ठीक है। तो ये था अपने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद में आफ्टर देन ये देखिएगा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपने WHO ने कब लॉन्च किया था और इंडिया ने कब लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद में उसका किस नाम से जानते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन हुआ था तो वो उसने क्या किया, कौन सी डिजीज पे ज़्यादा जोर दिया या फोकस किया, तो वो है 6 किलर डिजीज, जिसके अंदर है डीपीटी एमपीटी। तो इस डिजीज का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आफ्टर लेटर देन, उसके बाद में कौन सा प्रोग्राम आया देखिएगा, आफ्टर लेटर देन, उसके बाद में आफ्टर लेटर देन EPI known as जो एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है उसको किस नाम से जाना गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना गया। देखिएगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सबसे पहले ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था जिसको एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से जाना गया और जिसके अंदर 6 किलर डिजीज मतलब जो मोस्टली जो 6 डिजीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ। उसके बाद में आफ्टर देन EPI है एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर काउंट कर दिया, है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर काउंट किया था और ये लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च्ड 19 नवंबर 1985, है ना। तो ये हुआ था और किसकी मेमोरी के अंदर, मेमोरी है श्रीमती इंदिरा गांधी की याद के अंदर इन्होंने 19 नवंबर 1985 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर काउंट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये EPU से आगे जो प्रोग्राम है जो जाने जाते हैं, तो उसके बाद में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो उनके 2 पार्ट के अंदर ये काउंट हुआ था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पार्ट ऑफ CSSM into 992, है ना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसके अंदर चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड वो कब काउंट हुआ था,
1992 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में RCS, इसके साथ में जो RCS आया था इनटू, वो कब हुआ था, RCS कब आया था, 1997। तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ में ये दोनों ऐड हो गए थे, जिसमें चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, लिख लीजिएगा, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो आया था 1992 के अंदर, उसके साथ में पार्ट ऐड हो गए थे। और RCS रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ वो हुआ था 1997। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर CSSM एंड RCS वो कब पार्ट बने, तो उसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये है था अपन के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब इन प्रोग्राम आने के बाद में एक प्रोग्राम बनाया गया कि इस प्रकार से डिजीज को कंट्रोल करना है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोग्राम बनाया गया, एक सूची बनाई गई और उसके अकॉर्डिंग जो इम्यूनाइजेशन किया गया। तो अपन पढ़ते हैं आज सबसे वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी से जानकारी होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कौन कौन से जो इम्यूनाइजेशन करते हैं, टीकाकरण किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से करते हैं, देखिएगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर सबसे पहले एज, उसके बाद में वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन कौन सी एज के अंदर कितना डोज देंगे और कौन से रूट से देंगे, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले एट बर्थ पे BCG देते हैं अप टू द 1 ईयर, है ना। BCG का जो वैक्सीन है अप टू द 1 ईयर तक दे सकते हो। बट जैसे 1 ईयर देते हैं तो इसका डोज के अंदर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। BCG का फुल फॉर्म क्या हुआ, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, तीनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने TB की जो वैक्सीन बनाया था तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। तो BCG वैक्सीन है टू प्रोटेक्ट द TB को रोकने के लिए BCG वैक्सीन देते हैं, ठीक। उसके बाद में अप टू द 1 ईयर तक दे सकते हो। यदि 8 बर्थ पे नहीं दिया है तो 1 ईयर के बीच में दे सकते हैं। बट देने का एक फॉर्मूला है कि यदि 1 मंथ से पहले दे रहे हैं तो डोज कितना जाएगा, 0.05 ml। और यदि 1 मंथ से बाद में दे रहे हैं, आफ्टर द 1 मंथ दे रहे हैं, एबोव द 1 मंथ दे रहे हैं, तो कितना डोज जाएगा, 0.1 ml जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं। उसके बाद में कौन से रूट से जाएगा, इंट्राडर्मल रूट से जाएगा। और उसके बाद में कौन सी आर्म पे जाएगा, तो लेफ्ट अपर आर्म पे जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा 1 मंथ से कम है तो कितना डोज जाएगा, 1 मंथ से एबो है तो कितना डोज जाएगा, और कौन से रूट से जाएगा, इंट्राडर्मल जाएगा, लेफ्ट अपर आर्म पे जाएगा। BCG का वैक्सीन हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि लेफ्ट अपर आर्म पे लगाया जाएगा, क्योंकि वहां पे लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर BCG वैक्सीन लगाते हैं तो वहां पे एक स्कार होता है ना, स्कार का फॉर्मेशन होता है और चकते के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम यदि कोई भी बच्चा आता है वैक्सीनेशन के लिए तो उस टाइम में इस स्कार को देख लिया जाता है। एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है कि लेफ्ट साइड के अंदर ही लगाते हैं, ताकि दूसरी बार कभी भी आकर के देखें तो देखते ही मालूम पड़ जाए स्कार है, तो उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट कोई भी दूसरा न लगाए, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगाते हैं, इंट्राडर्मली लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में OPV 0 डोज है और हेपेटाइटिस B का भी 0 डोज है।
अब 0 डोज का मतलब हुआ है कि बॉडी के अंदर वो वैक्सीन एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है ना। 0 डोज का मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी के अंदर कोई एक्शन नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा, टू प्रोटेक्ट दो एनी डिजीज को नहीं करेगा। जैसे OPV मतलब पोलियोमाइलाइटिस और हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस होता है उसको रोकने का काम करता है। बट ये डोज क्या करती है कि फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करती है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं करेगा, कोई भी डिजीज को किल नहीं करेगा, बट एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम में जो डोज देंगे वो अच्छे तरह से काम करे, ठीक है ना। तो OPV 0 डोज विद इन द 15 डेज, 15 दिन के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद में हेपेटाइटिस बी है, 0 डोज है ये भी, और ये कब तक देना है, विद इन द 24 आवर, ठीक है ना। बर्थ के 24 आवर के अंदर देना है और ये 15 दिन के अंदर दे सकते हैं, और ये अप टू द 1 ईयर, ठीक है। डोज की बात करें 2 ड्रॉप्स और 0.5 ml, और OPV जाएगा ओरली जाएगा, और हेपेटाइटिस बी का जो डोज जाएगा 0.5 ml, रूट की बात करें तो जाएगा इंट्रामस्कुलर रूट से, ठीक है। उसके बाद में बर्थ वाला कंप्लीट, बर्थ पे 3 वैक्सीन देते हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। BCG टू प्रिवेंट द TB, OPV to prevent the poliomyelitis और हेपेटाइटिस B to prevent the hepatitis, ओके। उसके बाद में 1.5 मंथ पे देते हैं, वो है पेंटावेलेंट फर्स्ट, OPV फर्स्ट और IPV फर्स्ट। देखिएगा पेंटावेलेंट, पेंटा मतलब पेन मतलब 5, तो वेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब 5 वैक्सीन का एक साथ में। देखो पहले आपने देखा होगा DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस, ये ट्राइवेलेंट था, बट अभी 5 वैक्सीन को इकट्ठा करके एक ही बार लगाया जाए ताकि बार बार उसको नीडल प्रिक नहीं करना पड़े। तो इसके लिए अभी रिसेंटली ये पेंटावेलेंट आया है। देखिएगा पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी होती है। पेंटावेलेंट के अंदर एक तो है DPT, और उसके बाद में DPT, और उसके बाद में है आपका हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिब है ना, हेपेटाइटिस बी एंड हिब। DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस, और हेपेटाइटिस बी है ना, हेपेटाइटिस बी, और उसके बाद में क्या रहेगा, हिब का जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसकी फुल फॉर्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, टू प्रिवेंट द निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, तो ये क्या किससे प्रिवेंट करता है, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, तो उसको रोकने के लिए ये दिया जाता है। तो पेंटावेलेंट के अंदर 2 ये जो वैक्सीन है, ट्राइवेलेंट के साथ में 2 वैक्सीन और डाला है, DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस, ये तो था ही, इसके साथ में है हेपेटाइटिस बी एंड हिब, जो हिब का फुल फॉर्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और ये टू प्रिवेंट द डिजीज ऑफ द निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, उसको रोकने के लिए दिया जाता है। देखिएगा पेंटावेलेंट 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं 1.5 मंथ पे, ठीक। उसके बाद में OPV पहले 0 डोज था, है ना, तो पहले 0 डोज का मतलब है बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगी वो वैक्सीन, बट किसी भी प्रकार का कोई एक्शन या किल द डिजीज को नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए OPV फर्स्ट आया है, और उसके बाद में 2 ड्रॉप्स देते हैं, ओरली रूट से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है IPV फर्स्ट 0.1 ml और इंट्राडर्मल देते हैं, और इसमें देखिएगा ओनली एक ही डोज है, वो लेफ्ट अपर आर्म में जाएगा, दूसरा जो जाएगा वो राइट अपर आर्म के अंदर जाएगा, ठीक है। IPV की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, IPV का फुल फॉर्म क्या है, IPV इंटीग्रेटेड पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट द पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। और उसके बाद में इसकी डोज ध्यान रखना है 0.1 ml, और ये भी इंट्राडर्मल रूट से जाएगा, ओके। उसके बाद में देखिएगा
डेढ़ मंथ पे जाएगा पेंटावेलेंट, जिसके अंदर 5 प्रकार की डिजीज, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी और हिब, ठीक है। उसके बाद में 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर रूट से जाएगा। दूसरा है ओपीवी सेकेंड, ओपीवी फर्स्ट आ गया था, अब वो है ओपीवी सेकेंड 2 ड्रॉप्स देंगे और ये कौन से रूट से जाएगा, ओरली रूट से जाएगा। देखिएगा 8 बर्थ पे, डेढ़ मंथ पे, 2.5 मंथ पे, 3.5 मंथ पे, इनको वीक के अंदर भी कर सकते हो, समझ गए। तो ध्यान रखना है कि यदि वीक में पूछ रहा है या मंथ में पूछ रहा है तो उस बात पे ध्यान रखना, कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद में देखिएगा पेंटावेलेंट 3, पेंटावेलेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब देंगे, 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर रूट से। उसके बाद में ओपीवी सेकंड, एक मिनट, ओपीवी सेकंड ओपीवी थर्ड, सेकंड नहीं है, सेकंड ये आ गया ना, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया ओपीवी सेकेंड और ये हो गया ओपीवी थर्ड, ठीक है। और आईपीवी सेकेंड, आईपीवी फर्स्ट दिया था डेढ़ मंथ पे और उसके बाद में 3.5 मंथ पे देंगे आईपीवी सेकेंड, 0.5 ml 2 ड्रॉप्स और 0.1 ml इंट्राडर्मल, ओरली और इंट्रामस्कुलर रूट से जाएगा। तो ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था जिसके अंदर अपन बात किया है 8 बर्थ पे, डेढ़ मंथ पे, 2.5 मंथ पे और 3.5 मंथ पे। नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद में, देखिएगा 3.5 मंथ के बाद में 9 मंथ पे देते हैं, 3.5 मंथ के बाद में देते हैं 9 मंथ पे। 9 मंथ पे जाएगा मीजल्स और मीजल्स 0.1 ml, मीजल्स कितना जाएगा 0.1 ml और कौन से रूट से जाएगा, मीजल्स मीजल्स जाएगा 0.5 ml, सॉरी 0.5 ml, 0.1 ml नहीं, 0.5 ml। तो मीजल्स जाएगा 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से। याद रखने का तरीका है MSC, ध्यान रखना है। सबक्यूटेनियस रूट से जाएगा, कौन सा जाएगा, मीजल्स, जिसको बोलते हैं MSC, ध्यान रखना। इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि मीजल्स कौन से रूट से देते हैं, तो इंट्राडर्मल ना कर देना है या इंट्रामस्कुलर नहीं करना है। दूसरा विटामिन ए की फर्स्ट डोज देते हैं 1 लाख देते हैं, 1 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml देते हैं या 1 ml। इसका ध्यान रखना है सॉरी, विटामिन ए की डोज है, टोटल जो डोज जाती है वो 7 लाख जाती है, 17 लाख जाती है, ठीक है ना, 17 लाख दिया जाता है। बट जो फर्स्ट डोज देते हैं वो 9 मंथ पे देते हैं और कितना देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं 1 लाख इक्वल 1 ml, है ना। तो ये इंटरनेशनल यूनिट के अंदर है। उसके बाद में कौन से रूट से जाएगा, ओरली रूट से जाएगा। उसके बाद में है 9 मंथ के बाद में है 16 to 24 मंथ के बीच में, तो उस मंथ के अंदर डीपीटी बूस्टर जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बूस्टर का मतलब क्या हुआ कि पहले जो डीपीटी फर्स्ट सेकंड थर्ड दी थी पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर, तो कहीं किसी कारणवश से कमी रह गई हो या बॉडी के अंदर डीपीटी वैक्सीन दिया है तो वो पूरा तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो उस कंडीशन के अंदर 1-2 बार क्या कर देते हैं, बूस्टर के रूप में दे देते हैं ताकि और फुलफिल रूप से काम कर सकें, ठीक है ना। तो बूस्टर के रूप में डीपीटी फर्स्ट 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से, उसके साथ में देंगे ओपीवी फर्स्ट बूस्टर डोज 2 ड्रॉप्स देंगे ओरली। उसके बाद में ये भी ओपीवी बूस्टर है और उसके बाद में विटामिन ए जो 2 है, ये था विटामिन ए फर्स्ट और विटामिन ए सेकेंड देते हैं 16 से 24 वीक्स के अंदर, मंथ के अंदर, ठीक है। और ये जो देंगे वो 2 लाख देंगे, फर्स्ट जो डोज देंगे वो देंगे 1 लाख और उसके बाद में दूसरी कितना देंगे, 2 लाख देंगे। अपन बताएंगे बाद में, इस शेड्यूल के बाद में इसकी पूरा डोज के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, आपको बताया जाएगा।
तो 2 लाख देंगे, मतलब 2 लाख का मतलब कितना हुआ, 2 ml हो गया। और कौन से रूट से देंगे, ऑरली रूट से देंगे। मीजल्स सेकेंड, मीजल्स फर्स्ट दे दिया था, मीजल्स सेकेंड 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से देंगे। सबक्यूटेनियस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 5 ईयर DPT सेकेंड बूस्टर डोज और PV सेकेंड बूस्टर डोज, तो ये देंगे 0.5 ml 2 ड्रॉप्स इंट्रामस्कुलर और ऑरली। उसके बाद में 10 ईयर और 16 ईयर के बीच में क्या देंगे, TT टेटनस टॉक्साइड देंगे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे। ठीक है। इन प्रेग्नेंट वुमेन, इन प्रेग्नेंट वुमेन, यदि प्रेग्नेंट वुमेन है तो TT की डोज कितना डोज देंगे, 2 डोज देंगे। 2 डोज देंगे। 1 डोज कब देंगे, यदि 2 डोज देना है, ठीक है ना। यदि प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए TT का डोज कितना देंगे, 2 देंगे। बट ये ध्यान रखना है कि 1 डोज कब देंगे, 1 डोज कब देंगे, 1 डोज इफ previously vaccinated with 3 year, यदि पहले 3 साल के अंदर यदि कोई वैक्सीनेशन TT का दिया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर 1 डोज देंगे। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए TT की 2 डोज देते हैं। बट ये ध्यान रखना है, कंडीशन ये है कि यदि 3 ईयर के पहले 3 ईयर तक कोई भी 1 डोज दिया हुआ है, वैक्सीनेटेड किया हुआ है, तो उसको 1 ही देना है। ठीक है ना। 1 डोज कब देंगे कि इफ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद द 3 ईयर के अंदर TT का इंजेक्शन लग गया है तो उनको 1 डोज देना है, वरना 2 डोज देना होगा। ठीक है। 2 डोज के बीच में जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1 मंथ का। ठीक है। तो ये था, कब कब दिया था, 8 बर्थ पे। ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। उसके अंदर 2, एक जापानीज एनसेफेलाइटिस की बात करेंगे अभी, और एक बात करेंगे अपन रोटा वायरस वैक्सीन RVV, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर सबसे पहले अपने कब दिया था, बर्थ पे। दूसरा दिया था 1.5 मंथ पे, 2.5 मंथ पे, 3.5 मंथ पे, 9 मंथ पे, 16 to 24 मंथ पे, और उसके बाद में दिया था 5 ईयर, 10 ईयर, 16 ईयर। ये इनका शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने वैक्सीनेशन किया था। ठीक। अब देखते हैं, जो एक देते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जिसको आपने देखा होगा कि जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो डोज देते हैं वो देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से। कब कब देते हैं, तो 9 to 12 मंथ के अंदर फर्स्ट डोज, और उसके बाद में देते हैं 16 to 24 मंथ के अंदर सेकेंड डोज। ठीक है। ध्यान रखना है, जापानीज एनसेफेलाइटिस सबक्यूटेनियस रूट से जाएगा, सबक्यूटेनियस रूट से जाएगा, 0.5 ml जाएगा, और 9 to 12 मंथ के अंदर फर्स्ट डोज देंगे, और 16 to 24 के अंदर सेकेंड डोज देंगे। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और कौन से रूट से जाएगा, टू प्रिवेंट ये किसको रोकता है, देखो एनसेफेलाइटिस, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर फीवर होता है ना, जिसको जापानीज एनसेफेलाइटिस को किस नाम से जानते हैं, ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर, तो टू प्रिवेंट द ब्रेन फीवर या जापानीज एनसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन की जो कवरिंग लेयर है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस सबक्यूटेनियस रूट से 0.5 ml 2 डोज देते हैं। ठीक है ना। कितना डोज देते हैं, 2 डोज। कौन कौन से मंथ में देते हैं, 9 से 12 और 16 से 24 मंथ के अंदर। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है रोटा वायरस, रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, जिसको रोटा वायरस वैक्सीन ये कब देते हैं, 6, 10
एंड 14 वीक के अंदर 3 डोज देते हैं, टोटल 3 डोज ये देते हैं 6 वीक के अंदर, 10 वीक के अंदर और 14 वीक्स के अंदर, ठीक है। और ये कौन से रूट से जाएगा? ओरल से जाएगा, ओरली रूट से जाएगा। तो ये था 2 इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख देना। एक तो है जापानीज एनसेफेलाइटिस जिसको जेई बोलते हैं, जेई, और दूसरा है रोटा वायरस वैक्सीन जिसको बोलते हैं आरवीवी, है ना। और ये 3 डोज जाती है, इसका 2 डोज जाती है, समझ गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन ए की। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए का डोज सबसे फर्स्ट देते हैं 9 मंथ पे, उसके बाद में है 16 to 24 मंथ के अंदर। देखिएगा विटामिन ए डोज टोटल कितना देते हैं? 17 लाख देते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले देंगे 9 मंथ पे, दूसरा देंगे 18 मंथ पे, 24, 30, 37, 42, 48, 54 और 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल कितना देंगे? 9 डोज, ठीक है। 9 डोज देंगे और कितनी दवाई देंगे उसको देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट देंगे 1 लाख, ध्यान रखना है 1 लाख या 1 ml, 1 लाख या 1 ml, है ना। सबसे पहले फर्स्ट कितना देंगे? 1 बराबर 1, ध्यान रखना है 1 बराबर 1, भूल ना जाओ कि पहले कितना देते हैं बाद में कितना देते हैं। क्वेश्चन के अंदर आएगा विटामिन ए का डोज 18 मंथ पे कितना देंगे, तो कितना देंगे? 2 लाख, बट पहले कितना देंगे? फर्स्ट 9 मंथ पे कितना देंगे? वो देंगे 1 लाख, ठीक है। उसके बाद में 2 लाख, 2 लाख, तो ये 2 हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 1, 17, तो ये देंगे 17 लाख, हो गया। कौन से रूट से देंगे? ओरली रूट से देंगे। तो ये था आपका विटामिन ए का डोज। ध्यान रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट जो डोज है उसके बीच में गैप कितना है? 9 मंथ का है, और उसके बाद में कितना गैप है? 4 मंथ का गैप है। 4 नहीं 6 मंथ का, सॉरी 6 मंथ का गैप है। पहले है 9 मंथ का और उसके बाद में है 6 मंथ का गैप है। तो 9, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60 टोटल 5 ईयर के अंदर कितना डोज देंगे? 9 डोज देंगे। टोटल 5 ईयर के अंदर 9 डोज देंगे। टोटल 9 डोज की जो के अमाउंट होगा इंटरनेशनल यूनिट के अंदर होगा वो होगा 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, है ना। और एक 1 लाख इक्वल 1 ml, इसका ध्यान रखना। यदि एग्जाम के अंदर 1 ml के अंदर पूछ रहा है या 1 लाख के अंदर पूछ रहा है उसके बारे में ध्यान रखना है। और कौन से रूट से देंगे? ओरल रूट से देंगे। तो ये था आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो आई हैव होप कि आपको आज का जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।